लखनऊ पुस्तक मेले में आयोजित जितने लोग भी यहाँ आज उपस्थित हैं, उन सबको अपना अभिवादन। मंच पर आसीन डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, श्री राकेश मित्तल जी, मनोज चंदेल, डॉक्टर हवेलिया और आज के इस कार्यक्रम को सुंदर रूप देने के लिए जिन संचालिका को चुना गया है, उन सबको अपना नमन करते हुए मैं कुछ शब्द आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। आज जो ये कार्यक्रम श्री मनोज सिंह चंदेल के द्वारा आयोजित किया गया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जिस महान विभूति को उन्होंने सम्मानित करने के लिए चयन किया है, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैंने डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का वक्तव्य वैसे ज़्यादातर मैं ज़रा ध्यान से कम सुनता हूँ, लेकिन आज इतना ध्यान से सुना है और इतना प्रभावित हुआ हूँ और इतना ज्ञानवर्धन किया है कि जो कभी जीवन में नहीं हुआ था। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। किसी भी महानुभाव को जब सम्मानित किया जाता है तो उस सम्मान देने के पीछे आशय ये होता है कि हम उसके किए गए कार्यों की पुष्टि करते हैं, उसे प्रमाणित करते हैं, उसे सम्मानित इसलिए करते हैं कि उसने जो भी कार्य इस संसार में किए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाते रहेंगे। हमने आज विंदेश्वर पाठक जी को सम्मानित इसलिए किया कि वो विश्व में एक अच्छी ख्याति कुछ कार्यों के लिए प्राप्त कर चुके हैं। आप सबको ज्ञान होगा कि अभी तक तो डॉक्टर पाठक को हम केवल सैनिटेशन मूवमेंट मैन के रूप में ही कहकर आगे बढ़ जाया करते थे, लेकिन अभी जैसा हाल में उन्होंने खुद भी उल्लेख कर दिया है, वो एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में भी जाने जाने लगे हैं। और जब मैंने उनके बारे में, जो मालूम तो बहुत दिनों से था, लेकिन आज मैंने कुछ उनके बारे में और विशेष ज्ञान हासिल करने का प्रयास किया, तो मेरे मन में एक बात याद आई कि यूएनओ के भवन पर शेख शादी की जो कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मानव वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके। ये कहावत, उनकी ये पंक्तियां डॉक्टर विंदेश्वर पाठक के बारे में चरितार्थ होती हैं। वृंदावन की महिलाओं के सहायतार्थ उनकी कल्पना, उनकी खोज और उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाने का जो प्रयास किया गया है, वो वास्तव में एक कल्याणकारी कार्य है, जिसके लिए उन्हें सदैव सदैव याद किया जाता रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा न करे। इस संसार में बहुत से लोग आए हैं और चले गए हैं, लेकिन याद केवल वही किए जाते हैं जिन्हें संसार में, जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जो परमार्थी हैं, जो वास्तव में मानव कहलाने योग्य हैं, जिनके कार्य सर्व कल्याणकारी हैं और अपनी सेवा से समाज के हित में बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं, या जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी तपस्या से कोई विशिष्ट ख्याति प्राप्त कर ली है। आप ऐसे ही व्यक्ति हैं जो हर जगह मान सम्मान पाए जाने योग्य हैं। इसलिए मैं डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनके चिरायु होने की कामना करता हूं, ताकि उनके इन कल्याणकारी कार्यों का हम सबको, हम सब भारतवासियों को और भारत के बाहर भी विश्व में जहां जहां उन्होंने अपने कार्य किए हैं, उनको इस सब का लाभ प्राप्त हो सके। मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर पाठक ने जिन क्षेत्रों में बीड़ा उठाया है, उससे समाज के अनेक लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और उनके पथ पर चलकर उनको समाज के प्रति सेवा में लगाएं और अपने सुबुद्धि का सदुपयोग कर समाज में अन्य ऐसे कार्य करें जो सदैव इसी तरह चिरस्मरणीय रहें जैसे डॉक्टर पाठक के कार्य चिरस्मरणीय रहेंगे। आज का आयोजन एक पुस्तक मेले के दौरान किया गया है। मेरा विचार है कि जिस घर में पुस्तकों का निवास होता है, उनमें अनेक विद्वान विचारकों तथा महात्माओं का निवास हो जाता है, क्योंकि आपकी जिस अलमारी में
जिन असंख्य विद्वानों के साहित्य रखे रहते हैं उनसे आपको संसार की सब समस्याओं का हल करने के तरीकों के संबंध में ज्ञानवर्धन हो जाता है। इन पुस्तकों से प्राप्त किया गया ज्ञान हर व्यक्ति का अमूल्य धन होता है और ये ऐसा धन लखनऊ पुस्तक मेले में आयोजित जितने लोग भी यहाँ आज उपस्थित हैं उन सबको अपना अभिवादन। मंच पर आसीन डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, श्री राकेश मित्तल जी, मनोज चंदेल, डॉक्टर हवेलिया और आज के इस कार्यक्रम को सुंदर रूप देने के लिए जिन संचालिका को चुना गया है उन सबको अपना नमन करते हुए मैं कुछ शब्द आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। आज जो ये कार्यक्रम श्री मनोज सिंह चंदेल के द्वारा आयोजित किया गया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जिस महान विभूति को उन्होंने सम्मानित करने के लिए चयन किया है उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैंने डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का वक्तव्य वैसे ज़्यादातर मैं ध्यान से कम सुनता हूँ, लेकिन आज इतना ध्यान से सुना है और इतना प्रभावित हुआ हूँ और इतना ज्ञानवर्धन किया है कि जो कभी जीवन में नहीं हुआ था। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। किसी भी महानुभाव को जब सम्मानित किया जाता है तो उस सम्मान देने के पीछे आशय ये होता है कि हम उसके किए गए कार्यों की पुष्टि करते हैं, उसे प्रमाणित करते हैं, उसे सम्मानित इसलिए करते हैं कि उसने जो भी कार्य इस संसार में किए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाते रहेंगे। हमने आज विंदेश्वर पाठक जी को सम्मानित इसलिए किया कि वो विश्व में एक अच्छी ख्याति कुछ कार्यों के लिए प्राप्त कर चुके हैं। आप सबको ज्ञान होगा कि अभी तक तो डॉक्टर पाठक को हम केवल सैनिटेशन मूवमेंट मैन के रूप में ही कहकर आगे बढ़ जाया करते थे, लेकिन अभी जैसा हाल में उन्होंने खुद भी उल्लेख कर दिया है वो एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में भी जाने जाने लगे हैं। और जब मैंने उनके बारे में जो मालूम तो बहुत दिनों से था, लेकिन आज मैंने कुछ उनके बारे में और विशेष ज्ञान हासिल करने का प्रयास किया तो मेरे मन में एक बात याद आई कि यूएनओ के भवन पर शेख शादी की जो कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मानव वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके। ये कहावत, उनकी ये पंक्तियां डॉक्टर विंदेश्वर पाठक के बारे में चरितार्थ होती हैं। वृंदावन की महिलाओं के सहायतार्थ उनकी कल्पना, उनकी खोज और उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाने का जो प्रयास किया गया है वो वास्तव में एक कल्याणकारी कार्य है जिसके लिए उन्हें सदैव सदैव याद किया जाता रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा न करे। इस संसार में बहुत से लोग आए हैं और चले गए हैं, लेकिन याद केवल वही किए जाते हैं जिन्हें संसार में जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जो परमार्थी हैं, जो वास्तव में मानव कहलाने योग्य हैं, जिनके कार्य सर्व कल्याणकारी हैं और अपनी सेवा से समाज के हित में बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं, या जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी तपस्या से कोई विशिष्ट ख्याति प्राप्त कर ली है। आप ऐसे ही व्यक्ति हैं जो हर जगह मान सम्मान पाए जाने योग्य हैं। इसलिए मैं डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनके चिरायु होने की कामना करता हूं, ताकि उनके इन कल्याणकारी कार्यों का हम सबको, हम सब भारतवासियों को और भारत के बाहर भी विश्व में जहाँ जहाँ उन्होंने अपने कार्य किए हैं उनको इस सब का लाभ प्राप्त हो सके। मैं आशा करता हूँ कि डॉक्टर पाठक ने जिन क्षेत्रों में बीड़ा उठाया है उससे समाज के अनेक लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और उनके पथ पर चलकर उनको समाज के प्रति सेवा में लगाएं और अपने सुबुद्धि का सदुपयोग कर
समाज में अन्य ऐसे कार्य करें जो सदैव इसी तरह चिरस्मरणीय रहें जैसे डॉक्टर पाठक के कार्य चिरस्मरणीय रहेंगे। आज का आयोजन एक पुस्तक मेले के दौरान किया गया है। मेरा विचार है कि जिस घर में पुस्तकों का निवास होता है उनमें अनेक विद्वान विचारकों तथा महात्माओं का निवास हो जाता है, क्योंकि आपकी जिस अलमारी में जिन असंख्य विद्वानों के साहित्य रखे रहते हैं उनसे आपको संसार की सब समस्याओं का हल करने के तरीकों के संबंध में ज्ञानवर्धन हो जाता है। इन पुस्तकों से प्राप्त किया गया ज्ञान हर व्यक्ति का अमूल्य धन होता है जो अगले जन्म में अवश्य साथ जाता है। कोई धन संपत्ति अगले जन्म में आपके साथ नहीं जाती, कि सिर्फ पुस्तकों से अर्जित ज्ञान आपके संस्कार और आपके संस्कार अगले जन्म में आपके साथ अवश्य जाते हैं। इसीलिए ये ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकों में पढ़ने की एक प्रवृत्ति पैदा करने के लिए जो पुस्तक मेले का आयोजन चंदेल साहब कर रहे हैं उसके लिए भी उनकी प्रशंसा करता हूँ। अच्छी पुस्तकें और पवित्र ग्रंथ जीवन देव प्रतिमाएं होती हैं, इसको हमेशा याद रखिए। इनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। ऐसी पुस्तकों में साक्षात परमात्मा की वाणी होती है। ऐसी पुस्तकों की गिनती असंख्य है। किसी भी ग्रंथ या पुस्तक की मूल शिक्षाओं से जुड़ जाने से मनुष्य का दृष्टिकोण व्यापक बन जाता है। किसी भी अच्छी पुस्तक के ज्ञान को पाने से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। किसी भी महान अवतार की शिक्षा का ज्ञान पुस्तकों से ही होता है। राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम और नानक की शिक्षा के बारे में हमें पुस्तकों से ही ज्ञान मिला है। पुस्तकें ही हमें ये शिक्षा देती हैं कि किन साधु संतों ने क्या क्या अच्छी शिक्षा दी, क्या क्या अच्छे कार्य किए। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, नानक, महात्मा गांधी, मोहम्मद साहब और वगैरह को, नानक जी को हमने देखा नहीं है, लेकिन जब उनकी पुस्तकों से हम ज्ञानवर्धन करते हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, तो उनका एक चेहरा, उनकी एक पिक्चर हमारे सामने आती है और हमें ऐसा एहसास होता है कि उनके द्वारा अर्जित कराए गए ज्ञान से हमने उनका साक्षात्कार कर लिया। पुस्तकों द्वारा अर्जित ज्ञान से मानव का आचरण सुधर जाता है। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि नॉलेज हर व्यक्ति के लिए इतनी आवश्यक है कि वो उसको एक महान स्तर तक पहुंचा देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर अचीवमेंट में उसकी जो फाउंडेशन होती है वो उसकी नॉलेज होती है। उन्होंने एक बार एक भाषण में अपने वक्तव्य में बच्चों से ये कहा था कि आज आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपके अनेक मित्र हैं, अनेक अध्यापक हैं। जब आप विद्यालय से बाहर जाएंगे तो ये कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ जाएगा वो ज्ञान, वो नॉलेज जो आपको इन पुस्तकों से प्राप्त हुई है, और ये वो ज्ञान है जो सदैव सदैव आपके साथ रहेगा। इसलिए ये पुस्तक मेला उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करने के लिए उत्सुक हैं, और जिनको ज्ञान अर्जित करने की इच्छा होती है वो इन पुस्तकों की ओर आकर्षित अवश्य होते हैं। मैं अभी बैठे बैठे देख रहा था कि इतने अच्छी जेंट्री इस पुस्तक मेले में आ रही है और भ्रमण कर रही है, जिससे इस बात का पुष्टि होती है जो मैंने अभी आपके सामने कही है। और इस तरह से ये अप्रत्यक्ष रूप से ये पुस्तक मेला जिज्ञासुओं को ज्ञान अर्जित करने और मानव समाज की सेवा की ओर जिज्ञासा पैदा करता है। इससे समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इस सब के लिए भी आपने जो कदम उठाया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। मुझे बताया गया है कि आज आपके पुस्तक मेले का थीम स्वच्छ भारत अभियान एलॉन्ग विथ क्लीन यूपी ग्रीन यूपी है। इसी क्रम में आज डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को समाज के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए आपने सम्मानित किया है। इस संबंध में मैंने अब तक इस अभियान के संबंध में जो कुछ देखा व सुना है उसमें मैं कुछ सुधार की आवश्यकता
महसूस करता हूं, अभी तक ये अभियान वास्तव में किसी परिणाम तक पहुंचने की ओर नहीं है। यदि इस अभियान को अंततोगत्वा सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार की सफाई करनी होगी। जितना बजट इस अभियान के लिए व्यय किया जाना प्रस्तावित है और अब तक पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना मैचिंग ग्रांट देकर इस बजट को शौचालयों के निर्माण में खर्च किया है, वो सब व्यर्थ गया दिखाई दिया है। मेरा सुझाव है, और इस बात को डॉक्टर पाठक स्वयं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं, कि एक बार वो उन गांव की जाकर दशा देख लें जहां पर भारत के अरबों का बजट शौचालयों के निर्माण में खर्च हुआ बताया गया है। मेरी जांचों में, मेरी जानकारी में ऐसे तथ्य आए हैं जो सबकी भावनाओं को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। शौचालयों के लिए स्वीकृत बजट किस तरह खर्च होता है, उसका एक उदाहरण देकर आपको समझा सकता हूं कि बजट का आधे से कम पैसा भी खर्च नहीं होता और वो केवल कागजों पर दिखाया जाता है। क्या स्वच्छता अभियान को सफलता मिलेगी जब तक कि इस सरकारी खर्चे से इसको बचा के इस सरकारी बजट को ऐसी संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा जैसी संस्थाएं सुलभ इंटरनेशनल डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक द्वारा चलाई जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वच्छता अभियान में यदि भारत सरकार को अपने पैसे का सदुपयोग करना है और कोई सफलता प्राप्त करके किसी अंततोगत्वा परिणाम तक पहुंचना है, तो ऐसे ही कुछ समाज सेवियों की एक लिस्ट बनाई जाए। मैंने सुना और पढ़ा है कि डॉक्टर पाठक को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने स्वच्छता अभियान का एक एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। इसलिए मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि मैं अगर न जा सकता हूं वहां तक, तो आप इस मैसेज को वहां तक अवश्य पहुंचाएं कि ये बजट भारत सरकार स्वच्छता अभियान से संबंधित परियोजनाओं में उस बजट का सदुपयोग करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए इसे पीपीपी मॉडल पर क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान के सफल बनाने के लिए उनको सौंप दें और उसका परिणाम उनको 6 महीने में अवश्य मिल जाएगा, जैसा कि हम सब सुलभ इंटरनेशनल के बारे में देखते चले आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि खाली विंदेश्वरी पाठक ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। हो सकता है भारतवर्ष में इन जैसे और भी व्यक्ति हों जिनका कम से कम मुझे तो ज्ञान कम है। हो सकता है आपको ज्ञान हो, डॉक्टर पाठक को ज्ञान हो, अवश्य है, ऐसा होगा ज़रूर। लेकिन ऐसी संस्थाओं की सूची बनाएं डॉक्टर पाठक और मोदी जी तक पहुंचाएं और उनको समझाने का प्रयास किया जाए कि एक बार अनुभव करके देख लें कि जो आपने ग्रांट दी है उसके कितने शौचालय ग्रामीण इलाकों में बने हैं और जो बने हैं उनका उपयोग क्या हुआ है। एक बार देखने के बाद कोई भी बुद्धिमान समझदार व्यक्ति ये समझ जाएगा कि सबसे पहले स्वच्छता अभियान से पहले भ्रष्टाचार की स्वच्छता का अभियान चलाया जाना ज़रूरी होगा और उसके लिए ये सरकारी तंत्र से इस पैसे को बचाकर इस प्राइवेट तंत्र को देकर जनता को लाभान्वित किया जाएगा। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि स्वच्छता अभियान में नदियों की सफाई के काम भी साथ साथ पर्यावरण के कार्य के साथ साथ नदियों के सफाई के अभियान भी साथ साथ चलाए जा रहे हैं। अरे बड़ा ताज्जुब होगा सुनकर आपको, अरबों रुपया इस गंगा सफाई अभियान में, गोमती सफाई अभियान में खर्च हुआ है और हमने देखा क्या है कि केवल झाड़ू लेकर गंगा नाव में बैठकर सफाई करते हुए, फोटो कराते हुए देखा है। इसके अलावा कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। इस कार्य के लिए भी जो बजट स्वीकृत है उसमें मेरी सोच और मेरा सुझाव ये है कि ये सब स्वतः समाप्त हो जाएगा अगर इस बजट का सदुपयोग किया जाए। वो कैसे किया जाए, इसमें पहला कार्यक्रम ये होना चाहिए कि जितनी भी चीनी मिल, टैनरीज और केमिकल वगैरह की जो फैक्ट्री अपना गंदा पानी अपने नालों से नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उन कचरे को साफ करने के लिए जो संयंत्र बनाए जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये व्यवसायी जो प्रॉफिट मेकिंग हैं
वो कभी भी अपने इस पैसे को इसमें खर्च करने में हिचकिचाएंगे और भ्रष्टाचार में रिश्वत देकर नदियों में गंदा पानी प्रवाहित करना पसंद करेंगे, तो आपका सब जितना भी स्वच्छता अभियान है वो सब असफल हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि आपका जो बजट है उस बजट को आप इन कारखानों के मालिकों को ऋण के रूप में 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए स्वीकार कर दें और शर्त ये लगाएं कि वो उससे अपने वो संयंत्र अपने यहाँ लगाएं जिससे गंदा पानी साफ हो और ये कूड़ा कचरा इन नदियों में प्रवाहित ना हो। तो फिर वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सब खड़े हुए झाड़ू लेकर नावों में खड़े होकर अपने फ़ोटो कराएं, इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी और ना ही हमें किसी को इसकी कोई लाभ प्राप्त होता है, कोई फल प्राप्त होता है। अगर इस पैसे का इस तरह सदुपयोग किया जाए तो एक ये तरीका है कि हम अपने प्रदूषण को रोक सकते हैं। शौचालयों के लिए जैसा मैंने अभी कहा कि ऐसी संस्थाओं को जो डॉक्टर पाठक चला रहे हैं, ऐसी संस्थाओं का चयन पूरे भारतवर्ष में कर लिया जाए और ये पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उस पैसे के सदुपयोग के लिए उसके रिजल्ट की 6 महीने साल भर प्रतीक्षा करके देखी जाए तो जो गांधी जी का सपना था, जो मोदी जी का सपना है और जो डॉक्टर पाठक जी ने जिस बीड़ा को उठाया है वो अवश्य सफल हो जाएगी। मैं कुछ ज़्यादा समय लिया हूँ तो क्षमा कीजिएगा। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि आपने जनता को जागरूक करने के लिए, जनता का पुस्तकों के प्रति एक रुचि, पढ़ने की रुचि पैदा करने के लिए जो भी आयोजन किए गए हैं वो आपके सब वाकई प्रशंसा के पात्र हैं और हमेशा याद रखिए ऐसे कार्यक्रमों से जागरूकता बढ़ती है, जनता लाभान्वित होती है। मैं भी आज लाभान्वित हुआ हूँ। इस सब के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर पाठक के माध्यम से मैं अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए उनसे अनुरोध करता हूं कि वो ऐसा कार्य करें कि जो वास्तव में जनता को लाभान्वित कर सके। ऐसा काम न करें कि जिससे केवल प्रदर्शन हो और जनता लाभग्राही न हो। धन्यवाद। एक बार फिर डॉक्टर चंदेल साहब, डॉक्टर हवेलिया जी और हमारी जो संयोजिका आज इस कार्यक्रम को संयोजित कर रही हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे कुछ क्षण आपके समक्ष आकर आपके संबोधन करने का अवसर दिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।